नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा, फिजिक्स लेक्चर 12th क्लास के फिजिक्स की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत। टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के बेस पर, और उस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो ध्यान देना, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो पीडीएफ है, मैं जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरी की पीडीएफ मैं तुम्हें दे दूंगा, बाकी तुम साथ के साथ समझते रहो। हो सकता है मैं आज ही अवेलेबल करवा दूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है। ठीक है, तो एक बार नोट करो इसे, फिर हम देखते हैं इसे। देखो इसे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q से निर्मित है, जैसा कि मैं पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव, और ये है -q, ये A पे, और ये है +q जो कि B बिंदु पर रखा हुआ है, और इसका जो मध्य बिंदु है वो है O। वो क्या है? O। ठीक है, तो ध्यान देना, -q व +q से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसके जो लंबाई है वो 2L है, मतलब O से -q A तक L और O से B तक की L। ठीक है, वो बाद में मेंशन करेंगे। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं, ये मिल गया। ध्यान देना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हम ये मान के चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से तो r दूरी पर है, लेकिन +q, जो विद्युत द्विध्रुव का +q है, उससे इस बिंदु P की जो दूरी है वो r1 है, और -q से इस बिंदु P की दूरी r2 है। ठीक है, ये चीज होगी। और मैंने बताया था इससे पहले, इसकी जो कुल लंबाई वो क्या है? 2L है, और ये जो है कोणीय थीटा स्थिति पर स्थित है। अब क्या करेंगे, अगर हमें बिंदु P पर कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस लाइन को पीछे की ओर खींचेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल इसको समद्विभाजित करता हुआ यहां पर एक लंब डालेंगे। ठीक है, अब नाम की बात आती है, P हो गया, B हो गया, इसको हम कह देते हैं N, इसको हम कह देते हैं M। अब देखो, मैंने जो बताया था, ये दूरी है L, ये दूरी क्या है? L, और ये भी दूरी L है, ये भी दूरी L है, मध्य बिंदु O है। ये थीटा होगा तो सीधी सी बात है ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्व मतलब हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब है, और ये आधार है। और अगर ये L है, ये थीटा है, तो अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम से जाओगे तो ये L cos थीटा होगा, और इसी तरीके से ये भी L cos थीटा होगा।
पाइथागोरस थ्योरम से इसे देख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट फिगर तैयार है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्लस क्यू जो कि बिंदु बी पर है, इससे R1 दूरी पर बिंदु P है, इसके कारण जो विद्युत विभव होगा उसको मैं V1 मानता हूं, और जो माइनस क्यू है उसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा उसको मैं V2 मानता हूं। लेकिन मुझे कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसे अच्छे तरीके से तुम बना लो। बना लिया होगा। अब बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की। तो मैंने बताया था अगर इसकी मैं थ्योरी में देखूं, जो कि मैं तुम्हें अवेलेबल करवाऊंगा, वो ये है माइनस क्यू और प्लस क्यू से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है या विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q से जो दूरी है वो R1 है और विद्युत विभव V1 है जो कि हमने माना है। और इस विद्युत द्विध्रुव के माइनस Q आवेश से जो दूरी है वो R2 है और जो विद्युत विभव है वो V2 है जो कि हमने माना है। और हमें कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है इस बिंदु P पर इस टोटल विद्युत द्विध्रुव के कारण। हमने क्या किया, हमने मध्य बिंदु से नीचे की ओर एक बढ़ती हुई रेखा खींची है और उसको हमने A से मिलाते हुए एक लंब खींचा है, उसी तरीके से B से मिलाते हुए लंब खींचा, जहां मिले हैं उसको मिला दिया है। M और N बिंदु पर मिले थे ये, और उसके बाद लंब के सामने वाला हाइपो है। और जब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं तो हमारे पास जो ON जो है वो है L cos थीटा, उसी तरीके से जो OM है वो भी क्या होगा, L cos थीटा होगा। ये तो हमारा यहाँ तक डायग्राम है। ठीक है ना, डायग्राम विश्लेषण हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके गणितीय विश्लेषण की। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख सकता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो हम यहां बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 जो कि हमने माना विद्युत विभव V1 है, इसको हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें पता है V1 इक्वल्स टू KQ अपॉन में क्या होगा, R1 होगा। अब देखो, अब हम एक डायग्राम की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम की बात करें तो, या अकॉर्डिंग टू फिगर की बात करें, अकॉर्डिंग टू फिगर की बात करें तो ध्यान देना BP अप्रोक्स इक्वल्स टू NP। BP जो है वो अप्रोक्स इक्वल्स टू NP है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग इसके बराबर है, एक्चुअली बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। और हम कहें तो इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर लेते हैं कि हमें एक चीज पता है, BP बराबर में तो क्या है, R1, ठीक है। ON बराबर में क्या है, L cos थीटा। और अगर एक चीज दिखाई दे जाएगी यहां पर, और एक चीज है जो NP है, सॉरी जो OP है वो बराबर में है R। तो मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू फिगर इस चीज को ध्यान देना है, BP अप्रोक्स इक्वल्स टू NP है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर BP की। तो BP इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था BP बराबर में तो R1 है, ठीक है ना। BP को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि BP अप्रोक्स इक्वल्स टू NP है, और NP को मैं क्या लिख सकता हूं, वेयर NP इक्वल्स टू, देखो अगर मैं OP में से अगर ON को घटा दूं तो NP आ जाएगा, OP माइनस ON आएगा कि नहीं। अगर इस OP में से अगर मैं इस ON को घटा दूं तो NP आ जाएगा, जो कि अप्रोक्स इक्वल्स टू BP के बराबर है।
तो बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीपी अप्रोक्स इक्वल्स टू जो एनपी है और जिसको मैं लिख सकता हूं ओपी माइनस ओएन, और ओपी जो है उसकी दूरी स्मॉल आर है और ओएन है एल कोस थीटा। ये हो गया। तो ध्यान देना, ये चीज समझ में आ रही है? इसे एक बार देखो। ठीक है, एनपी बराबर ओपी माइनस ओएन, ओएन बराबर में एल कोस थीटा। तो अब आ जाते हैं समीकरण फर्स्ट से, या इसको समीकरण सेकंड ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बीपी जो हमने R1 माना था, समीकरण फर्स्ट सेकंड से विभव V बराबर में KQ अपोन में क्या था, R1 था, और KQ तो वैसे का वैसा रहेगा, और R1 का मान हम यहाँ से रख देते हैं R माइनस एल कोस थीटा। समीकरण नंबर थर्ड मेरे हिसाब से समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, देखो मैंने बताया जो नोट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस होता है, याद करना, याद हमें कोई चीज हो जाती है लेकिन उसे सीक्वेंस से लिखना, क्योंकि एक सीक्वेंस जो होता है वो क्या करता है, तुम्हारे रिप्रेजेंटेशन को भी दिखाता है, और दूसरी जो बात होती है वो होता है तुम्हें हेल्प करता है याद कराने में भी। ठीक है ना, हर किताबों में मैटर वही होता है लेकिन उसके तरीके अलग अलग होते हैं, और हमें दिमाग में अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एक ऐसी शैली लिखनी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो 100/100 ही रहें। तो ध्यान देना, तो हमारे पास जो V1 हो गया वो हो गया KQ अपॉन में R1, KQ जो कि R1 की वैल्यू R माइनस एल कोस थीटा वो यहां पर आ गई। इसी तरीके से अब बात करता हूं मैं माइनस Q से P की दूरी जो कि R2 है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी। तो अगला जो है माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव P बिंदु पर विद्युत विभव माना V2, तो V2 बराबर में क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, ऋणात्मक आवेश है तो माइनस KQ अपोन में R2 होगा। समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी हम उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, लेकिन यहां पर AP अप्रोक्स इक्वल्स टू MP होगा। यहां पर क्या है, जो AP है वो अप्रोक्स इक्वल्स टू MP है। ये जो AP है वो अप्रोक्स इक्वल्स टू क्या है, MP। ध्यान देना इस चीज का। पहले इसको देखो, ठीक है, इसे मैं यहां पर मिटा देता हूं, स्पेस हो जाएगा मेरे पास। इसे नोट कर लिया होगा तुमने। अब देखो इसे, क्योंकि हम एक चीज सोल्व कर चुके हैं V1, अब V2 भी सोल्व करना जरूरी है। AP इक्वल्स टू क्या है, MP, या फिर मैं AP को और लिख सकता हूं, MP जो है MO प्लस OP। AP को मैं क्या लिख सकता हूं, MO प्लस OP प्लस OP। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात MO की करूंगा तो ये कितना है, L कोस थीटा अकॉर्डिंग टू फिगर। ये देखो MO है L कोस थीटा, और यहां से यहां की बात करूंगा तो OP जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, R। ठीक है, अब इसको हम यहां ले आते हैं। तो हमारे पास जो AP जो कि क्या है, AP जो अप्रोक्स टू MP था वो था R2। इसके बाद R2 मतलब AP जो R2 के बराबर है, MO का मतलब है यहां पर L कोस थीटा प्लस R, या फिर मैं R प्लस L कोस थीटा कर सकता हूं इसको। तो अब मैं समीकरण 4 से अगर मैं V2 को लूं तो V2 बराबर हो जाएगा माइनस KQ अपॉन में R2 की बात करूं तो R प्लस L कोस थीटा। और ये जो इक्वेशंस हो गई है वो है समीकरण नंबर 5।
समीकरण नंबर 5। समझ में आया? तो देखो हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आ चुकी हैं। तो हमारे पास V1 की वैल्यू आई KQ अपॉन में R माइनस L कोस थीटा, और V2 की जो वैल्यू आई वो माइनस KQ अपॉन में R प्लस L कोस थीटा। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश थे प्लस Q और माइनस Q। प्लस Q के कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव था R1, उसके कारण जो विद्युत विभव था V1 वो तो है KQ अपॉन में R माइनस L कोस थीटा, और माइनस Q से जो P की दूरी है वो R2 जिसके कारण विद्युत विभव है V2, उसके कारण विद्युत विभव की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने एक बात की थी और वो क्या थी? आवेशों की निकाय के कारण विद्युत विभव। यदि कोई भी निकाय दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बना हो तो उसके कारण कुल विद्युत विभव उस निकाय में उपस्थित दोनों आवेशों के विद्युत विभव के योग के बराबर होता है। तो उस परिभाषा से हम क्या कर सकते हैं? V बराबर में होगा V1 प्लस V2। तो V की बात करें तो V1 बराबर में तो हमारे पास है KQ अपॉन में R माइनस L कोस थीटा, और प्लस जो कि माइनस हो जाएगा, या सीधे माइनस ले लेते हैं क्योंकि चलो ऐसा कर लेते हैं, माइनस KQ अपॉन में R प्लस L कोस थीटा। ठीक है, तो कुल विद्युत विभव जो V है वो क्या होगा? KQ जो कि कॉमन हो गया 1 अपॉन में R माइनस L कोस थीटा प्लस माइनस 1 अपॉन में R प्लस L कोस थीटा। यहां तक समझ में आ रहा होगा? या फिर हम V की बात करें तो KQ, तो देखो यहां पर आ जाएगा R प्लस L कोस थीटा माइनस R प्लस L कोस थीटा। मैंने एलसीएम किया है और इसका जो एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें जो चीज कटेगी वो होगा R, बाकी ये 12 कोस थीटा हो गया। तो V बराबर में क्या हो गया कि Q इंटू में 12 कोस थीटा अपोन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा की अगर हम बात करें तो कोस थीटा है, नहीं वो तो वैसे ही हट जाएगा। मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, यहां पर जो R है, यहां पर जो R है वो बहुत बड़ा होता है L से, तो इसके वर्ग का मान L से इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि L इसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक देखो, तो हम यहां लिख सकते हैं R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य मानने पर, चाहे उसमें कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा भी लगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, और जब हमने ऐसा किया तो क्या होगा? V बराबर K। तो देखो Q इंटू में 2L क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई थी मैंने कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों के बीच की जो दूरी, जो कि मैंने 2L ली है, उसका जो गुणनफल होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो मैं इसे KP लिख सकता हूं क्योंकि P इंटू में Q इंटू में 2L होता है। कोस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या होगा? आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो KP कोस थीटा अपोन में आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास में आ चुकी है। क्योंकि ये एक अदिश राशि है तो सीधी सी बात है, इस पर कोई मतलब कोई वेक्टर तो आएगा नहीं। तो V इक्वल्स टू KP कोस थीटा आर स्क्वायर, और ये हमारे पास जो इक्वेशंस है वो इक्वेशन शायद 5 या 6 नंबर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना, शायद समीकरण नंबर 6। ठीक है ना, तो हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला आया है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का फाइनली फॉर्मूला है KP कोस थीटा अपोन में आर स्क्वायर। अब देखो इसे, ये तो सामान्य थीटा पर विद्युत विभव का मान था, इसे नोट कर लिया होगा। लेकिन अब बात जो आती है
जो अब बात आती है वो है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां होती है, एक अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, जैसा कि मैं पहले बता चुका था। तो हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला आया है वो ये है। तो मैं अक्ष की बात कर रहा हूं। अक्ष का मतलब होता है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो अक्ष होती है, अक्षीय रेखा। और दोनों आवेशों को संविभाजित करती है, इसके लंबवत जो रेखा होती है वो निरक्ष रेखा होती है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं भी अक्ष की। अक्ष का मतलब देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसमें थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, जैसा कि हमें दिख रहा है, क्योंकि ये है तो थीटा 0 डिग्री हो गया, और कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम बात करें भी अक्ष इक्वल्स टू के पी कोस 0 अपॉन में आर की स्क्वायर, क्योंकि अक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो वी अक्ष की वैल्यू क्या होगी के पी अपॉन में आर की स्क्वायर, के पी अपॉन में आर की स्क्वायर यही होगी। ठीक है, देखो पहले से नोट करो। इसके बाद और अगर हम बात करें निरक्ष की, तो देखो निरक्ष पर क्या होगा, ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लंबवत है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू, तो के पी कोस 90 डिग्री अपॉन में आर की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर निरक्ष पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और इसलिए वी निरक्ष का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की हम इस तरीके से गणना कर सकते हैं। तो इसको सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे तरीके से देख लेना और इसे पढ़ लेना। इसकी थ्योरी मैंने बताया था, मैं अवेलेबल करवा दूंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ जिस तरीके से समझाएगा उसे अच्छे तरीके से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।